नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो कहने का आशय यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें जो आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है, तो कह रहे गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत कितने उत्थान की चर्चा की है। तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने 3 उत्थान की बात की है ना। तो पूछ रहे कि प्रथम उत्थान की काल अवधि क्या है। 1 सम्मत 1925 से 1950 विक्रम संवत, 2 है कि सम्मत 1920 से 1940, 3 1900 से 1940 और 4 है 1850 से 1900 विक्रम संवत। तो आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 सम्मत 1925 से 1950 विक्रम संवत इज राइट आंसर, है ना। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो आधुनिक काल यानी कि गद्य साहित्य के 3 उत्थान बताए हैं। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रम संवत, द्वितीय 1950 से 1975 विक्रम संवत और तृतीय उत्थान 1975 से लेकर के अब तक। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। अब क्या निर्धारित की, आपको जवाब देना है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल जो बताया था उसकी समय सीमा क्या बताई थी। 1 1890 से 1925, बी सम्मत 1900 से 1925, 3 है कि सम्मत 1825 से 1900 और 4 है कि सम्मत 1900 से 1940। तो देख लीजिएगा 4 विकल्प आपके सामने हैं। 1 है कि सम्मत 1890 से 1925 और इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो आपको जवाब थोड़ा सा सोच समझ कर देना होगा और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। 1 1890 से 1925 इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको बताया था कि सम्मत 1890 से 1925 सम्मत तक का जो समय है इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परिवर्तन काल होता है। मैंने आपको क्यों बताया था कि 80 से अगर कोई 25 पे पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 3 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको जवाब देना है। 1 1800 ईस्वी, 2 1900 ईस्वी, 3 1850 या 4 1803। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी विकल्प 1 पूरे 1800 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और मार्क्विस विलेजली ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा, मार्क्विस विलेजली, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 है कि नास्कतोपाख्यान के लेखक हैं। 1 सदल मिश्र, बी 2 इंसाल्लाह खां, 3 लल्लू लाल और 4 हैं राम प्रसाद निरंजनी। तो आपको सही जवाब देना है कि नास्कतोपाख्यान के लेखक कौन हैं। और मैंने आपको बताया था कि नाश कौन करता है, जो पगल टाइप के लोग हैं, सदल टाइप के लोग हैं, वही नाश करते हैं। तो नाश फार नास्कतोपाख्यान किसका, सदल मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है, ध्यान में रखिएगा और विकल्प 1 को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि उदय भान चरित्र के लेखक कौन हैं। ये लीजिए प्यारी सी रचना आपके स्क्रीन पर। 1 इंसाल्लाह खां, 2 लल्लू लाल और 3 हैं सदल मिश्र, 4 जॉन गिलक्राइस्ट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया कि इंसा रानी की थी कहानी और इसी का एक अन्य नाम है उदय भान चरित्र। तो इंसाल्लाह खां ने लिखा है, ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 6 है कि सुख सागर की रचना किसने की। 1 सदासुख लाल, 2 इंसाल्लाह खां, 3 सदल मिश्र, 4 लल्लू लाल। तो सबको पता है कि जो जहाँ पे सदा सुख होगा, सदा सुख जो है सुख की सागर है, सदा सुख जो है सुख की सागर है। तो सुख के सागर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सदा आपको सुख मिलेगा।
है ना। तो सदा सुख कहाँ मिलेगा, बोले सुख के सागर में, तो सुख सागर ध्यान में रख लीजिएगा। इंसा रानी, इंशाल्लाह खां के भी आपने देखा रानी की कहानी, उसी का एक अन्य नाम उदयभान चरित्र है, ध्यान में रखिएगा। सदल मिश्र, सदल टाइप के लोग नाश करते हैं तो नाश के तो पाख्यान, और लल्लू टाइप के लोग जान ही रहे हैं, है ना, लल्लू लाल प्रेम, प्रेम सागर, तो प्रेम करने वाले लल्लू टाइप के लोग होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल सुख सागर की बात आती है, तो सुख सागर में सदा सुख होता है। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न के साथ है कि सुख सागर और माधव विलास के रचनाकार हैं, यानी कि सुख सागर और माधव विलास किसकी रचना है। एक है सदा सुखलाल, 2 इंशाल्लाह खां, और 3 लल्लू लाल, 4 राम प्रसाद निरंजनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प 3 को लाख किया जाए, है ना। जो प्रेम का सागर होता है, प्रेम का सागर कौन, लल्लू टाइप के लोग, और माधव विलास कौन करते हैं, लल्लू टाइप के लोग। तो लल्लू टाइप के जो लोग होते हैं वो प्रेम करते हैं, प्रेम के सागर में डूबे रहते हैं, और माधव विलास करते हैं, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं। 1 राम प्रसाद निरंजनी, 2 सदा सुखलाल, 3 लल्लू लाल, 4 सदल मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भाषा का योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। विकल्प 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प 1 का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 9 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। 1 जॉन गिलक्राइस्ट, 2 राम प्रसाद निरंजनी, 3 इंशाल्लाह खां, और 4 जगत सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प 1 को लाख किया जाए, जॉन गिलक्राइस्ट इज राइट आंसर, है ना। जो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था, मैथ्यूस पिलेजली महोदय ने किया था। तो उसमें हिंदी के जो प्राध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट थे, और वहाँ पर 2 भाषा के मुंशी रखे गए थे, है ना। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया है। 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 बैजनाथ द्विवेदी, 4 राम प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प 1 को लाख किया जाए। विकल्प 1, है ना, द्विवेदी युग का नाम उसके नाम से होगा जो महा होगा और वीर होगा, महान और वीर, तो महावीर द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 1 कह रहे हैं चरण काल, 2 सद्य काल, 3 संधान काल, और 4 है गद्य काल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि आधुनिक काल का एक नाम अन्य नाम गद्य काल भी है। अब विकल्प 4 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प 4 का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 12 कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। आसान सा प्रश्न है। 1 फूलों का गुच्छा, 2 प्रेम मालिका, 3 वर्षा विनोद, 4 प्रेम फुलवारी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भारत में तो फूलों का गुच्छा मिलता है ना, खड़ी बोली कविता फूलों का गुच्छा। प्रश्न संख्या 13 कि प्रयाग राम गमन के लेखक हैं। 1 भारतेंदु, 2 प्रेमघन, 3 प्रताप नारायण, और 4 अंबिका दत्त व्यास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प 2 को लाख किया जब प्रेमघन इज राइट आंसर, है ना। प्रयाग से जब राम का आगमन होता है तो बड़े प्रेम में होता है, प्रेम घना होता है, प्रेम में होता है या प्रेम घना होता है, जैसे भी दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, और प्रेम घन को आप हमेशा के लिए लाख कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि जगत 27 सार कविता के लेखक हैं। 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 भारतेंदु, 3 राधा कृष्णदास, 4 श्रीधर पाठक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जगत की सच्चाई का सार यही है, क्या जो पाठक है वही जानता है, जो श्रीधर पाठक है वही जानता है। तो आप कह सकते हैं जगत सच्चाई सार कौन जानेगा, जगत की सच्चाई का सार वही जानेगा जो पाठक है। तो पाठक मतलब श्रीधर पाठक को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 कि वैदेही वनवास नामक काव्य किसका है। 1 राधा कृष्णदास, 2 हजारी प्रसाद, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और 4 श्रीधर पाठक का। तो प्रश्न संख्या 15 का भी जवाब आ गया कि वैदेही का वनवास जो है अयोध्या से होता है, अयोध्या से होता है। अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रख लीजिएगा। वैदेही जिसे आप सीता के नाम से जानते हैं, तो सीता जी को वनवास दे दिया गया था ना, जब राम जी लौट कर आए थे, तो उसके बाद सीता जी को भी निकाला कर दिया गया था ना, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 के रंग में भंग
नामक काव्य कृति किसकी है? एक राम कुमार वर्मा, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 मैथिली शरण गुप्त और 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो रंग में भंग, है ना, क्या हो गया? ना करो। रंग में भंग ना करो, ना फार 1909 में रचना लिखी गई मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि इतिवृत्तात्मक किस काव्य की विशेषता है? 1 भक्ति काल, 2 रीत काल, 3 छायावाद और 4 है द्विवेदी युग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 द्विवेदी युग इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो इतिवृत्तात्मकता है ना, वो द्विवेदी युग की विशेषता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18, किसान के रचनाकार कौन है? किसान बड़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? 1 कहरे पंत, 2 निराला से, 3 मैथिली शरण गुप्त और 4 प्रसाद हैं। तो किसान मैथिली शरण गुप्त, है ना, किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि पूर्णतः द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 महावीर प्रसाद, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 हजारी प्रसाद। तो देखिए, पूर्णतः अगर बात करते हैं द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि, तो केवल और केवल मैथिली शरण गुप्त है, ध्यान में रख लीजिएगा। इन विकल्प के अनुसार अगर देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अपराजिता के लेखक कौन है? 1 है नरेंद्र कोहली, 2 उदय प्रकाश, 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल और 4 है पंत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, है ना। अपराजिता कौन, है ना? रामेश्वर शुक्ल अंचल, विकल्प 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? 1 दिनकर, 2 बाल्के शर्मा नवीन, 3 मैथिली शरण गुप्त और 4 है जयशंकर प्रसाद। तो आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि उर्मिला जो है ना, वो मैथिली की है। उर्मिला मैथिली की नहीं, बल्कि बाल्के शर्मा नवीन की है, ये ध्यान में रखिएगा। बाल्के शर्मा नवीन का उर्मिला। ठीक है, चलिए। तो विकल्प 2 को आप लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 22 है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण तुलसी के काव्य में मिलता है, वैसा आधुनिक काल के किस काव्य में मिलता है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी या 4 श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न संख्या 22 का भी जवाब आ गया कि सर विकल्प 1 को लॉक किया जाए। विकल्प 1 वैसा वर्णन जो है जैसा तुलसीदास में मिलता था, उस प्रकार का वर्णन मैथिली शरण गुप्त में मिलता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 23 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है ना। ये कहने की प्रेम भावना, 2 भक्ति भावना, 3 राष्ट्रीय भावना और 4 ग्रामीण भावना। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आप लोगों ने दे दिया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए, राष्ट्रीय भावना, है ना। देखिए, भारत और भारतीय जो होगा ना, उसके अंदर राष्ट्र की भावना होगी। तो राष्ट्र की भावना मतलब राष्ट्रीय भावना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? 1 रोला, 2 चौपाई, 3 बरवय और 4 सोरठा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जगन्नाथ द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण जो है रोला छंद में। ठीक है, रोला। अब प्रश्न संख्या 25 है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है ना। 1 खड़ी बोली, 2 ब्रज भाषा, 3 अवधी या 4 बघेली। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आ गया जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी की भाषा है ना, विकल्प 1 खड़ी बोली इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अब अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? 1 पंत, 2 प्रसाद, 3 निराला और 4 अगेय हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प 1 को लॉक किया जाए, पंत इज राइट आंसर, है ना। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? पंत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों अबिकल रागिनी बजती है, किसकी पंक्ति है? 1 महादेव वर्मा, 2 प्रसाद, 3 निराला, 4 पंत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, यानी कि दूसरा विकल्प प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। इस करुणाकृत हृदय में क्यों अबिकल रागिनी बजती है? तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। का है ना, लगातार है, तो इसमें 6 का अनुप्रास भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है कि कानन कुसुम और झरना किसकी काव्य कृतियाँ हैं? 1 प्रसाद, 2 भारतेंदु, 3 श्रीधर पाठक या फिर 4 गुप्त जी।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कानन कुसुम प्रसाद जी की रचना है। अब विकल्प 1 को आप लोग लाख कर लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 29 है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा होती है और लक्षणात्मक पदावली है, किस युग की है। 1 द्विवेदी युग, 2 छायावाद, 3 भारतेंद्र, 4 रीतिकाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि 2 को लाख किया जाए, 2 छायावाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि चिदम्बरा किसकी काव्य कृति है। 1 पंत, 2 महादेव वर्मा, 3 निराला, 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चिदम्बरा जो है विकल्प ये पंत की कृति है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं। 1 प्रसाद, 2 पंत, 3 निराला, 4 महादेव वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया रविंद्र कविता कानन जो है विकल्प 3 है ना, निराला जी की ध्यान में रख लीजिएगा रचना है। इसे ध्यान में आप रखिएगा, स्टार लगाकर शीट नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 है गिरजे का घंटा किसकी काव्य कृति है। 1 पंत, 2 प्रसाद, 3 महादेव वर्मा, 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो गिरजा का घंटा है ना वो पंट से करता है, पंट से करता है, पट से करता है। तो पट फार पंत को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि परिमल किसकी काव्य रचना है। 1 कह रहे प्रसाद, 2 महादेव वर्मा, 3 माखनलाल चतुर्वेदी या 4 निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो परिमल होता है ना वो बड़ा निराला होता है। तो निराला फार निराला जी की रचना है। जिन भाई बहनों ने विकल्प 4 का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि लोकायतन की रचनाकार हैं। 1 दिनकर, 2 रत्नाकर, 3 पंत, 4 निराला। तो बात हम लोग करते हैं लोकायतन की। तो लोकायतन को सभी लोग जानते हैं ना कि लोक क्या होता है, पंत होता है। लोकायतन पंत, पंत फार पंत जी की रचना है। विकल्प 3 को आप लोग लाख कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। 1 निहार, 2 नीरजा, 3 रस्म और 4 है यामा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है विकल्प 1 निहार है ना 1930 में है, नीरजा 1935 में है, रश्मि की बात करते तो 1932 में और यामा 1940 में। ठीक है। तो यही निहार 1930 इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कला और बूढ़ा चाँद की लेखक हैं। 1 पंत, 2 प्रसाद, 3 निराला, 4 दिनकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कला और बूढ़ा चाँद की बात अगर आप करते हो ना तो बिल्कुल पंत का है ना। पंत फार स्वतंत्र पंत को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। 1959 में लिखा गया और 1960 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब प्रश्न संख्या 37 से गीतिका के रचनाकार हैं। 1 महादेव वर्मा, 2 आगे, 3 धूमिल, 4 निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गीत का जो है निराली है, गीत का निराली है। निराली फार 1900 निराला जी की रचना है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। और 1936 में लिखी गई है ना, 1936। अब संख्या 38 है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। 1 वाल्मीकि रामायण, 2 कृतवासी रामायण, 3 महाभारत, 4 पुराण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कृतवासी रामायण। विकल्प 2 इज राइट आंसर है ना। राम की शक्ति पूजा शक्ति में कृतवासी रामायण का ज़्यादा प्रभाव है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। 1 प्रेमचंद, 2 नंदुलारी वाजपेयी, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 श्याम सुंदर दास। तो विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर है ना। तो जूही की कली जो कविता थी है ना उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है लौटा दिया था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। 1 शांति द्विवेदी, 2 हजारी प्रसाद, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 डॉक्टर नागेंद्र। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद है ना विकल्प 1 शांति द्विवेदी ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 41 है कि चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है। चोखे चौपदे किसका ग्रंथ है। 1 अधसिंह उपाध्याय हरिऔध, 2 हजारी प्रसाद, 3 दिनकर, 4 महादेव वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चोखे चौपदे जो है विकल्प 1 अधसिंह उपाध्याय हरिऔध इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए अध्याय के जो पद होते हैं ना चोखे और चौपते होते हैं।
अब प्रश्न संख्या 42 है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? 1 महादेव वर्मा, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 प्रेमचंद या 4 निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। जयशंकर प्रसाद को हमेशा के लिए छाप लीजिए। अब प्रश्न संख्या 43 है कि अरुण मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति से है? 1 चंद्रगुप्त नाटक, 2 स्कंदगुप्त, 3 कामायनी या 4 कंकाल। तो 43 का जवाब आ गया अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प चंद्रगुप्त नाटक, है ना। चंद्रगुप्त हो जाता है 30 में, 1930 में। स्कंदगुप्त 2 ठे हैं, 28 में है। कामायनी कामना करती है 3-5 ना हो, 1935 में। कंकाल तितली इरावती ये जो है प्रसाद जी के उपन्यास है। तो फिलहाल जो आपका सही जवाब होगा विकल्प 1 चंद्रगुप्त नाटक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 एक लोकायतन पंथ कृति है। तो लोकायतन पंथ जी की रचना है, किस प्रकार की रचना है? 1 कह रहे हैं चंपू काव्य, महाकाव्य, 3 कह रहे हैं कि खंड काव्य या 4 इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अब आ गया कि जो पंथ की लोकायतन है ना बिल्कुल महाकाव्य है। इधर में रखिएगा और विकल्प 2 को लॉक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 एक पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। 1 मैथिलीशरण गुप्त, 2 दिनकर, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 निराला। तो बिल्कुल विकल्प 4 को आप सजगता के साथ जवाब दीजिएगा, निराला इज राइट आंसर। देखिए पंचवटी रचना जो है ना वो मैथिलीशरण गुप्त की है, लेकिन पंचवटी प्रसंग की बात जब आप करोगे तो निराला होता है। तो पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त की और पंचवटी प्रसंग निराला होता है। तो पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है और एक परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 एक बांधो न नाओ इस ठाव बंधु पंक्ति के रचयिता हैं। 1 अगे, 2 निराला, 3 बच्चन और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 निराला इज राइट आंसर। बांधो न नाओ इस ठाव बंधु, है ना। और एक रचना आपको इसी में मिलेगी और बांधो न नाओ इस ठाव केवल तो नहीं रहेगा, बंधु नहीं रहेगा, है ना। तो वो उदय शंकर भट्ट की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? 1 अभ्यंजना, 2 रहस्यवाद, 3 यथार्थ और 4 है कल्पनाश्रित। अब बताइए 47 का जवाब। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रसाद के जो काव्य में है ना अभिव्यंजना मिलती है। विकल्प 1 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय की आत्मा कहकर संबोधित किया जाता था? तो आसान सा प्रश्न है और 20 बार आप लोग उसको पढ़ चुके हैं। 1 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 माखनलाल और 4 रामदास त्रिपाठी। तो जिसकी आत्मा माखन सी होगी ना वही एक भारतीय की आत्मा, और आप कह सकते हैं एक भारतीय की आत्मा जो है माखन सी होती है। माखन सी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? 1 कुरुक्षेत्र, 2 रसवंती, 3 हुंकार, 4 इतिहास के आंसू। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब भी आ गए कि कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर, है ना। दिनकर की जो रचना है कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र की बात अगर करते हैं तो 1946 में इसकी रचना की गई है, जिसमें क्या होता है कि पितामह एवं धर्मराज के संवाद का रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 50 है कि हारे के हरिराम शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। 1 दिनकर, 2 रामदास त्रिपाठी, 3 महादेवी वर्मा और 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हारे के हरिराम दिन भर अगर काम करते हैं तो हार जाएंगे। दिनकर, हारे के हरिराम दिनकर, दिनकर फार दिन भर को ध्यान में रख लीजिएगा, दिन भर, है ना। हारे के हरिराम दिन भर आते हैं, दिन भर यानी कि दिनकर को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा कर इसे अपनी नोटबुक पे दर्ज कर लीजिएगा और हमेशा के लिए अपने स्मृति पटल पर छाप लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।